Hello students, welcome to my online classes. My name is Prakash Sharma and today's topic is applications of Gauss's theorem. आज हम लोग जो है जितने भी गॉसेस थ्योरम की जितने भी एप्लीकेशंस हैं, अनुप्रयोग हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपके 3 एप्लीकेशंस आपके सिलेबस में है। पहले तो आपके उसमें जो है 4 थे एप्लीकेशन, लेकिन जब से गवर्नमेंट ने सीबीएसई बोर्ड ने इसको क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया 30% सिलेबस, तब से आपके सिलेबस में केवल गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन जो है ओनली 3 दिए गए हैं। इन्हीं को आपको पढ़ना है और इन्हीं से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपके बोर्ड्स में आएंगे, और इन सबका जो डेरिवेशन दिया गया है वही आपको इसमें पढ़ना है। देन वी स्टार्ट गो फॉर द एसटी। पहला क्या है आपका एप्लीकेशन? पहला एप्लीकेशन ये दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। जो आपका जो पहला दिया गया है डेरिवेशन जो आपको करना है, उसमें यह कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना है किसी भी इनफाइनाइट लेंथ वाले किसी भी जो है वायर के बीच में आपको निकालना है कि इसके चारों जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, पॉजिटिव चार्ज से इन्फिनिटी जो इन्फिनिट तक बढ़ा हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। जो मतलब इन्फिनिट लंबा हुआ, बहुत ज्यादा लंबा है, और साथ में वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब यूनिफॉर्मली जो है चार्ज दिया गया है। तो इस कंडीशन में इस मेटल वायर की वजह से इसके चारों ओर कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड जो सेकंड आपका है, पहले में आपका केवल एक था वायर था, दूसरे में क्या करना है आपको, एक यूनिफॉर्मली मेटल सरफेस की वजह से, मेटल प्लेन सरफेस जो आपकी क्या दिया गया है, एक कोई मेटल सरफेस प्लेन दिया गया है, इसकी वजह से हमें क्या करना है, ये भी यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट लेंथ की जो है ये भी क्या है, एक मेटल प्लेट है, जिसकी वजह से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करनी है। और जो आपका थर्ड है वो जो है किन्हीं भी 2 यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेट्स के बीच में, जिनमें से एक आपका पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, उस कंडीशन में इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी और इनके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इसकी आपको कैलकुलेशन करनी है। ये मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, और इनके मिडिल में बिटवीन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इसी को हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। तो अंडरस्टैंड, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, क्या किसके बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोगों को जो है इन्हीं 3 एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ के बारे में सबसे पहले इसका डेरिवेशन फाइंड आउट करना है, और इन तीनों को करते चले जाना है। देन इट स्टार्ट गो फॉर द स्टडी। बहुत ही इजी डेरिवेशन है स्टूडेंट, इसमें इन लोगों को कुछ भी नहीं करना है। इससे इजी डेरिवेशन मैंने आज तक नहीं देखी, सबसे इजी डेरिवेशन है, और आप लोग अभी जो है चुटकी बजाते हुए इन सबको सॉल्व कर लोगे। तो देखिए इन सभी डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर था, जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाए थे, तो उसमें हमने आप लोगों को जो है 3 लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप लोगों को डिस्क्राइब किया गया था। तो एक बार फिर से हम जो है उन जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए उनको जो है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिए, लीनियर एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको एक बार मैं फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन किए दे रहा हूं, ताकि उसी की आपको इसमें जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए 3 टाइप्स के आपके होते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट आपका होता था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता था? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपका फर्स्ट होता था उसका नेम था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो फर्स्ट वाले का नाम था वो हमारा था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि किसी भी इनफाइनेटली पॉजिटिव मेटल वायर या यूनिट लेंथ के किसी भी चार्ज वायर के ऊपर या चार्ज लेंथ के ऊपर, लंबाई के ऊपर जितने भी चार्ज की मात्रा प्रेजेंट होती है, जितने भी चार्ज की मात्रा प्रेजेंट होती है, वो उस वायर की जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाती है, जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। मतलब कोई अगर मेटल वायर आपका दिया गया जिसमें केवल यूनिट लेंथ की लेंथ दी गई है, तो उस कंडीशन के ऊपर उसके ऊपर जो चार्ज जितना डिस्ट्रीब्यूट होता है एक समान रूप से यूनिफॉर्मली, तो उस कंडीशन में चार्ज की जो मात्रा होती है पर यूनिट लेंथ में, उसी को उसकी हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं, जिसको हम लैम्डा के नाम से जानते हैं।
क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब सेकंड आपका याद रखिएगा, लैम्डा इक्वल टू यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल के आता है, Q अपॉन L हो जाता है। सेकंड आपका इसी प्रकार से आता है। सेकंड जो आपका डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका होता है सरफेस एरिया डिस्ट्रीब्यूशन। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, जैसे उसमें हमने लेंथ ले लिया था, इसमें क्या ले लेंगे हम, एरिया ले लेंगे। मतलब कि पर यूनिट एरिया पर किसी भी मेटल सरफेस, प्लेन सरफेस के पर यूनिट एरिया पर, जैसे मान लीजिए कोई प्लेन सरफेस है तो इसके पर यूनिट एरिया पर जितने भी चार्जेस की मात्रा प्रेजेंट होती है, जितनी भी इसकी चार्जेस सरफेस एरिया के ऊपर जो प्रेजेंट होगी वो जो है आपकी जो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा कहला देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A हो जाता है। ये आपको इसमें जो है बताया गया था, जहां से इसका मात्र कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाता था। ये मैंने इसे प्रीवियस वाले लेक्चर में बता दिया, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमने आपको यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और थर्ड आपका स्टूडेंट होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है वॉल्यूम का मतलब ये हो गया कि कोई एक ऐसा सिलेंडर या कोई भी एक स्फीयर के आकार का है, मतलब जिनमें आपकी 3D ज्योमेट्री बनने लगे, जैसे क्यूब होता है जिसमें लेंथ होती है, हाइट होती है, ब्रेड्थ तीनों होती हैं, तो उसमें क्या कर देते हैं, तो उस कंडीशन में जिसका हम वॉल्यूम निकाल पाते हैं, तो उस कंडीशन में उस दी गई कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका वॉल्यूम फाइंड आउट हो सकता है, उसके पर यूनिट वॉल्यूम पर जितने भी चार्जेस की मात्रा प्रेजेंट होती है उसी को हम क्या कर देते हैं, उसकी जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन कह दिया जाता है। तो ये देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट। तो चलिए इसी के बहाने हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक आप इसमें जो आपका फर्स्ट डेरिवेशन है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, चार्ज थिन वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। हमें क्या करना है, सबसे पहले आज क्या करना है, एक इनफाइनाइट लेंथ की क्या है, एक पतला सा वायर दिया गया है। क्या दिया गया है, जो इंफिनिटी तक लंबा है, बहुत लंबा दिया गया है। तो इस कंडीशन जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज एक समान रूप से इसके ऊपर फैला हुआ है, स्प्रेड आउट हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, हमें इसके वजह से ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज हमारी थिन वायर दी गई है, इसकी वजह से इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, हमें उसी की कैलकुलेशन करना है। जिसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट अस assume आप थिन मेटल वायर इज वाई वाई डैश, क्या मान लेते हैं कि एक वाई वाई डैश हमारा क्या है, मेटल थिन वायर है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर लेते हैं, जिससे आर डिस्टेंस पर, जिससे क्या है आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमारा पी रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, जिसपे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करना है। जिसके लिए क्या करेंगे, हम पी से होता हुआ क्या करेंगे, क्योंकि ये वायर है, जिससे होता हुआ हम क्या कर देंगे, स्फेरिकल सॉरी एक सिलेंड्रिकल क्या कर लेते हैं, गॉसियन सरफेस ड्रा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक सिलेंड्रिकल जिसमें दोनों डिस्टेंस दोनों तरफ की इक्वल आती है, जितना इधर होगा उतना ही मान इधर आएगा, ठीक है ना, जितना उधर उतना इस तरफ, ठीक है ना। आर डिस्टेंस पे क्या है, एक आपकी वो दी गई जिस पर हमें क्या करना है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। जिससे क्या है, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जिस पर हमें क्या करना है, हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करनी है। तो भाई इस कंडीशन में देखो कितने सरफेस हो जाएंगे, 3 सरफेस हो जाएंगे। एक तो आपका होगा कर्व सरफेस, ये और ये दोनों कर्व सरफेस हो गए, दूसरा प्लेन सरफेस हो गया, 3 सरफेस हो गए। तो हमें क्या करना है, इन 3 सरफेस की वजह से हमें क्या करना है, इनके बीच की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉलो करना है। तो एक बात समझ लीजिए, यहां पर जो हमारा होगा सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसकी इधर की ओर ही लगेगी, लेकिन इसके लिए जो हमारा एरिया वेक्टर डीए वेक्टर होगा वो ऊपर की ओर लगेगा। तो जो कर्व सरफेस हमारे ये दिए गए हैं, इनमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर जो है कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पास आउट होगा। इसी प्रकार से नीचे वाले में यहाँ पर भी हमारा जो है ये हमारा हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की ओर होगी और वेक्टर डीए किधर की ओर होगा, अपर लेवल पे हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी ना तो यहाँ पर और ना ही यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास आउट नहीं होंगी। केवल इस कंडीशन में यहाँ से देखेंगे तो इसका जो डीए वेक्टर वो भी इधर की ओर आएगा
और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी इधर की ओर आ जाती है। मतलब कि अगर ये जो सिलेंडर हमने बनाया है, गॉसियन सिलेंडर हमने बनाया है, इसमें केवल जो है इसके प्लेन सरफेस से ही क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से पास होगी। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमको निकालना है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, देन फ्रॉम द गॉसियन सरफेस द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इनकी वजह से निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, लिखेंगे आप, देखिए इतना मैंने डायरेक्ट बता दिया, समझा दिया, मैं डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करने जा रहा हूं। मतलब इतना करने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको ये लिखना होगा, लेट अस टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी ड्रॉ अ इमेजिनेटिव सिलेंड्रिकल सरफेस। ये क्या करते हैं, इमेजिनेटिव सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रा कर लेते हैं। फ्रॉम इट्स कर्व सरफेस, जो इसके कर्व सरफेस है, देयर आर नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पास आउट, इससे जो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनके कर्व सरफेस से नहीं गुजरेंगी, बिकॉज इन दोस कंडीशंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डीए वेक्टर, जो हमारा डीए वेक्टर होगा वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में इनसे कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट नहीं होगा, केवल प्लेन जो सरफेस होगा उसी से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस होता है। बस यही निकाल देंगे। उसके बाद क्या लोगे, देन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the Gaussian surface। so, गुजरने वाला जो टोटल हमारा सरफेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, टोटल तो हमारा 5 ही था इधर वाला, इधर का क्या कर लेंगे, तो पहला इंटीग्रेशन लगाएंगे। भाई देखो प्लेन वाले को हमने मान लिया ये हमारा 1 है, ठीक, इसके लिए निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा E इंटू डीए वेक्टर इंटू cos 0 डिग्री, ये हो जाएगा इसके लिए मान, भाई प्लेन वाले के लिए हो गया। और +2 हमारे क्या है भाई, जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, दोनों का तो सेम एरिया होगा। तो इस कंडीशन में इसको हमने मान लिया, हमारा मान लिया हमने E1 है, ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट वाले के लिए फर्स्ट सरफेस है, प्लेन सरफेस, ये किसके लिए, प्लेन सरफेस हो गया, और ये हो गया कर्व सरफेस के लिए। और यहाँ पर वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ई डी ए cos 90 डिग्री। तो आप ध्यान से देख रहे हैं कि इस कंडीशन में कोई भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिस नहीं होगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिस नहीं होगी तो इस कंडीशन में इनका जो फ्लक्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब केवल प्लेन सरफेस से आपके यहाँ से निकलता है। ई आपका कांस्टेंट, ई बाहर चला आएगा, डीए cos 0, तो डीए cos 0 मतलब कितना हो जाएगा, इसका मान डीए इंटू 1 हो जाएगा, और ये पूरी वैल्यू हमारी 0 है क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस कंडीशन में इससे गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, E इंटू ये हो जाएगा आपका मान A आ जाएगा। क्योंकि ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है तो किसी भी सिलेंडर का जो सरफेस एरिया वो कितना होता है, आप जानते हैं जो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो आपका 4πr² होता है। कितना होता है, नहीं सॉरी, जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका क्या होता है फार्मूला आपका 2πr, और क्या होता है, L होता है। यहाँ पे हमने इसकी हाइट कितनी मानी है, L मानी है। जो हमने सिलेंडर बनाया था जिसकी हमने लेंथ बाई इंफिनिटी लेंथ था तो उसका हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया था L, ठीक है ना। यहाँ से करके हमने इसको निकाला, इसका जो आ जाएगा मान कितना आ जाएगा 2πrl हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से करके हम इसको निकाले ले रहे हैं, ठीक। ठीक है, निकाल लेंगे। ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर, मतलब एल लेंथ का जो है जिसकी आपको अगर कोई सिलेंडर है तो उसकी हमें लेंथ भी हमको फाइंड आउट होनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या, वो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई है जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। बट हम जानते हैं, बट अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आपने पढ़ा था कि जो किसी भी सरफेस से गुजरने वाला, किसी भी सरफेस से गुजरने वाला जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो उस सरफेस के Q/ε0 के
इक्वल होता है। तो इस कंडीशन में ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हमारा क्या प्रूव आ जाएगा कि जब इनके ये प्लस प्लस इक्वल हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके इक्वल आ जाती है। इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट, आगे करना स्टार्ट करें। ओके, इरेज किए दे रहे हैं ऊपर वाला मान हम, तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, फर्स्ट एंड नाउ फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आपको क्या मिल जाएगा, ई इंटू 2πr_l इक्वल टू, इधर वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इसको 2πr को इधर दे देंगे तो आ जाएगा मान 2π एप्सिलॉन इंटू Q अपॉन, ये हो जाएगा आपका मान Q अपॉन L इंटू 1/r। भाई ये r हमने और इधर कर दिया, इसको अलग ले दिया, ये Q अपॉन L हो गया। बट आप जानते हैं कि Q अपॉन L क्या होता है, कोई भी अगर लेंथ वायर होती तो उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होती, यस हाँ वो क्या होती, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। तो ये Q अपॉन L मिलकर क्या बना लेगा, आपका हो जाएगा 2π इंटू लैम्डा अपॉन r हो जाएगा। यही क्या है, किसी भी इन्फिनिटली यूनिफॉर्म चार्ज थिन वायर की वजह से उसके चारों ओर किसी पॉइंट P पर जो से r डिस्टेंस के ऊपर एग्जिस्ट है, सिचुएटेड है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आ जाता है। इसको और ज्यादा क्लियरिफाई करने के लिए, इसको सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, अगर हम 2 से इधर डिवाइड, देखो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा फार्मूला बन जाएगा 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन r हो जाता है। यही क्या है, किसी भी यूनिफॉर्म पार्टिकुलरली चार्ज थिन वायर की वजह से उससे r डिस्टेंस पे सिचुएटेड P पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला फाइंड आउट हो जाता है। तो ये है आपका डेरिवेशन, फर्स्ट डेरिवेशन। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस डेरिवेशन? ओके, देन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट डेरिवेशन। नेक्स्ट डेरिवेशन आपका देखिए, पहली बार हमने थिन वायर की वजह से निकाल लिया, अब अगली बार हम लोग निकालने जा रहे हैं किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। बाय यूजिंग द गॉसियन थ्योरम की वजह से हम लोग इसको निकालने जा रहे हैं। देन स्टूडेंट ओके, सेकेंड डेरिवेशन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छा डेरिवेशन, बहुत इजी डेरिवेशन, कुछ नहीं करना है। देखिए मैंने इससे पहले भी आपको ये बता दिया है कि जो जब थिन वायर होता है तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा राइट करेंगे, उसी प्रकार से जब हमारा प्लेन सरफेस हो जाएगा तो उसमें क्या राइट कर देंगे हम, एरिया चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा डिनोट करते हैं। वेरी गुड, उसी को हम यहाँ पर राइट करते चले जाएंगे। मतलब कि जो हमारा सेकेंड एप्लीकेशन वो क्या था, इसमें हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसमें हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन सरफेस ऑन ए पॉइंट P। हमें क्या करना है, एक पॉइंट P पर जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है एक इनफाइनाइट ड्यूटी का जो क्या बना लेते हैं, एक हम सरफेस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, हमने एक मीटर वायर बना लिया, ठीक है ना। देखिए इसमें भी 2 कंडीशन है। इसमें ये कहा गया इससे क्या है, r दूरी पर भाई ये भी एक ऐसे सरफेस बनाएगा। कोई भी अगर एक चीज दी गई है तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट राइट करेंगे कि स्टेटमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले मानेंगे लेट अस या एज्यूम दैट आ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग मेटल सरफेस which is यूनिफॉर्मली चार्ज विद द पॉजिटिव चार्ज Q। जो क्या है, पार्ट ने माना अनंत विस्तार की है, अनंत मतलब इंफिनिटी एक्सप्रेशन की एक कोई मेटल प्लेट है जिस पर क्या है, Q चार्ज, पॉजिटिव Q चार्ज जो है एक समान रूप से इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तथा
इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है उसका जो सरफेस जो डेंसिटी है वो सिग्मा दी गई है। क्या दी गई है? इसकी जो डेंसिटी वो क्या दी गई है? सिग्मा दे दी गई है, जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो इस कंडीशन क्या होगा, हमने माना सरफेस से, भाई इसका सेंटर यहाँ होगा, सरफेस से r डिस्टेंस दूरी पर, r दूरी पर क्या है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है, जिस पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कैलकुलेशन करना है। तो भाई देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, भाई जितना इधर होगा भाई पॉइंट उधर भी हो सकता है और पॉइंट इधर भी। इसके लिए क्या कर लेते हैं, अंदर वाले पार्ट को हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। भाई इमेजिनरी इसको भी बनाएंगे, नहीं तो सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो हमने माना इसके जो सेंटर पे क्या एक जो है गॉसियन सिलेंड्रिकल जो है सरफेस ड्रा कर लेते हैं। इसमें भी उसी प्रकार से लग जाएगा। बट एक बार ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा भाई, इसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो जाएगी। सिलेंड्रिकल वाले में देखिए वहां से उल्टा था, वहां वर्टिकल था तो कर्व सरफेस से उसमें इलेक्ट्रिक प्लस नहीं पास हो रहा था। बट इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर जो इनके जो कर्व सरफेस है, जो यहाँ पे जो इनका कर्व सरफेस दिया गया है, केवल इन्हीं से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पास आउट होगी। और इनका जो परपेंडिकुलर वाला सरफेस है, यहाँ प्लेन वाला सरफेस है, यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पास नहीं होगी, क्योंकि इस कंडीशन में इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा एंगल, इस 90 डिग्री आ जाएगा। इसलिए इनके प्लेन सरफेस से जैसे मान लीजिए ये है, अगर इसको मैं एक प्लेट अगर मान ले, प्लेन मान ले, सपोर्ट टाइप करिए है, तो ये सिलेंडर है, तो जो इधर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो करवा रहे हैं तो वो इधर से होते इधर से तो जाएगी ना, ऐसा तो नहीं कि यहाँ से निकलने लगेगी, नहीं निकलेगी ना भाई, इससे यहाँ इधर की ओर थोड़ा नहीं जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सदैव भाई जिधर होल होगा उधर से निकल के जाएंगी वो। ठीक वही कंडीशन इसमें भी लगा देते हैं। हमने माना इधर वाले पृष्ठ के लिए जो आ जाएगा, हमने माना ये φ1 है, यहाँ पे जो दूसरा वाला सिरा है इसके लिए हमने मान लिया φ2 है प्लस, और इधर वाले के लिए φ3 है। ठीक, तो लिखेंगे क्या, सो द टोटल फ्लक्स, सो द, भाई इस कंडीशन में टोटल फ्लक्स passes through the non conducting प्लेन सरफेस। तो वो आपका क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं भाई टोटल हमारा φe होगा, तो किसकी इक्वल होगा, पहले के लिए φ1 की इक्वल हो जाएगा और प्लस φ2 की इक्वल हो जाएगा और प्लस φ3 की इक्वल हो जाएगा। तो φ1 के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे तो मान कितना मिलेगा भाई, इसकी रेसिपी इधर वाले के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर इसके लिए E इधर की ओर होगा और वेक्टर dA भी इधर की ओर होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी निकलेगी। तो ये हो जाएगा E dA और cos 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इधर की ओर आ रहा है तो इधर वाले के लिए हमारा मान निकल आएगा। ठीक, ये हो गया पहले के लिए, ये क्या था φ1, ये क्लोज्ड है सर, ये φ1 के लिए हो गया था। अगला वाला φ2 के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा EDA cos 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, EDA cos 90 हो जाएगा सेकंड वाले के लिए। और थर्ड वाले के लिए कितना हो जाएगा, ये आपका सेकंड था और ये हो जाएगा थर्ड, EDA cos, फिर अगली बार में 0 डिग्री हो जाएगा। इन सभी के बीच में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फॉलो करना है। तो क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आप क्या पाते हो कि जो आपकी वैल्यू निकल के आती है वो क्या आती है, EDA cos 180 डिग्री करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, तब भी हमको मान जो है प्राप्त होगा, सॉरी इधर भी पैरेलल है तो दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल ही बनेगा। ये भी उतना ही हो जाएगा, उधर वाला भी उतना हो जाएगा। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये और वो मिलकर क्या हो जाएंगे 2e और इंटू इसका हो जाएगा dA, और ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 मतलब 0, तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में केवल इसी से वैल्यू हमारी निकलेगी, a हो जाएगा। अब चूंकि ये भी क्या है, एक सिलेंडर है, ये भी क्या दिया गया है, एक सिलेंडर दिया गया है, तो इस कंडीशन में, सॉरी इसको यहीं पे रख देते हैं। ठीक है, ये बन गया φe, बन गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बट अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम, बट अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम,
गुजरने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है वो क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, इतना आप लोगों ने राइट कर लिया है, तो मैं आगे बता रहा हूँ, इतना राइट कर लोगे आप लोग तो क्या मिल जाएगा भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो आपको मान कितना मिल जाएगा, 2EA इक्वल टू इधर वैल्यू कितनी मिल जाएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको उधर कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी कितनी आ जाएगी, क्यू अपॉन ए इंटू 1/2 एप्सिलॉन नॉट। बट अभी आप जानते, मैंने बताया था कि किसी भी सरफेस, प्लेन सरफेस के ऊपर जो चार्ज पाया जाता है वो क्या होता है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कहलाती है। तो इस कंडीशन में इसका मान कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम हो जाता है। मतलब कि इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे स्टूडेंट, किसी भी इनफिनिटली चार्ज नॉन कंडक्टिंग मेटल, नॉन कंडक्टिंग प्लेन सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की किसी भी पॉइंट पी पर, तो उसकी जो वैल्यू आ जाएगी भैया वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। क्लियर होगी बात स्टूडेंट? ये थे आपके 2 एप्लीकेशंस जिसको आप लोगों को अच्छी तरह से लर्न कर लेना है, समझ लेना है, क्योंकि एक इसमें से एप्लीकेशन का जो डेरिवेशन है वो राइट करने के लिए हर बार आपके एग्जाम्स में आता है। इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको ये समझ लेना है कि जो हमारा वायर था उसमें प्लेन सरफेस से ही निकलता है, कर्व सरफेस से कोई भी एरिया प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पास आउट होती है। जबकि जो हमारा ये प्लेन सरफेस होता है इसमें कर्व सरफेस से ही क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट होती है। इसमें प्लेन से कोई भी नहीं निकलता है, इसमें प्लेन सरफेस से जीरो आता है और उसमें कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो। बस इतना कर लेना, निकाल लो, वैल्यू रख दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात स्टूडेंट्स? सॉरी, यहाँ पर जो है cos 180 डिग्री होगा और cos 180 की डिग्री भी कितनी होती है, जीरो हो जाती है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? ये था आपका आज का टॉपिक। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं, दोनों तरफ 0 0 ही होगा, इधर भी 0 उधर भी 0, क्योंकि दोनों कंडीशन सेम सेम हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपका जो इसमें जो लास्ट टॉपिक था उसका नेम है आपका जो लास्ट टॉपिक है उसका नेम है किन्हीं भी 2 जो आपका लास्ट एप्लीकेशन वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 चार्ज प्लेट्स। फर्स्ट कंडीशन थी इनसाइड बिटवीन देम, उनके बीच में कितना होगा, और सेकेंड आपका हो जाएगा आउटसाइड, उनके बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये आपको निकालना है। जबकि इन दोनों के बीच का जो सरफेस चार्ज डिस्टेंस क्या होगी, वो सिग्मा दी गई, जो हमने अभी बाद में डिस्टेंस बताया है डेरिवेशन, उसी से रिलेटेड ये आपको करते चले जाना है। इसमें क्या करना है, आपको 2 मेटल प्लेट्स दी गई है, ठीक है ना, जिसमें से एक पॉजिटिवली अपोजिटिवली चार्ज है, एक प्लस है और दूसरी आपकी क्या है, 2 जो है आपको यहाँ पे चालक दी गई है, 2 जो है 4 प्लेट्स दी गई है, एक प्लस है और दूसरी आपकी जो है माइनस दी गई, जहां पे दोनों का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो दी गई है वो सिग्मा सिग्मा दी गई है। ठीक है ना, इधर वाले को मान लेते प्लेट 1 है और ये प्लेट हमारी क्या है, 2 है। हमें क्या करना है, इनके बीच की नॉन कंडक्टिंग जो प्लेट दी गई इनके मिडिल में यहाँ पर मान लीजिए कोई एक पॉइंट पी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी उसकी कैलकुलेशन करना है, और इसके बाहर इन पॉइंट्स पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या राइट करेंगे, स्टेटमेंट में हम सबसे पहले यही राइट करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 2 नॉन कंडक्टिव प्लेन्स whose surface charge density is sigma
इज सिचुएटेड इन ए फ्री मीडियम, क्या है, फ्री मीडियम में रखी हुई है। फ्रॉम देम inside a point P is situated in which we will have to find the electric field intensity, जिसमें हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करना है। तो क्या कर लेंगे भाई, इस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले इनसाइड निकालेंगे, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इधर की ओर लगेगी, और निगेटिव की वजह से क्या लगेगी, वो भी इधर की ओर लगेगी। E1 और E2, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो सदैव क्या करते हैं, आपस नेगेटिव की तरफ इधर की ओर जाती है और पॉजिटिव की जो है इधर और इधर की ओर आएगी, ठीक है ना। तो ये इनकी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर E1 और E2 दोनों क्या है, पॉइंट P पर सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो लिखो क्या, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना स्टेटमेंट लिखने के बाद में आप लोग लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द ऑन द पॉइंट P, ऑन द पॉइंट P, जब वो कहाँ स्थित है, इनसाइड है, ये पहले वाली कंडीशन के लिए है, इनसाइड स्थित है, तो जो टोटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन ऐड करके पता चल जाएगा। क्योंकि ये क्या है, सिंस वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ नॉन कंडक्टिंग मेटल प्लेट्स इक्वल टू क्या होता था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता था, ये आप जानते थे, और दोनों सेम डेरिवेशन में, तो ये भी कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी हाफ है, ये भी हाफ, हाफ हाफ मिलके क्या हो जाएंगे भाई, पूरा बन जाएगा। चाहे वो कर लो, चाहे दोनों कैल्शियम ले लेंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर सिग्मा और प्लस सिग्मा मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे ये कट गया तो क्या आ जाएगा, मतलब कि किसी भी 2 मेटल अगर प्लेट, सॉरी 2 नॉन कंडक्टिंग प्लेन दी गई है प्लेट्स, तो उस कंडीशन में उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। ये है आपका पहला डेरिवेशन कि अगर कोई भी 2 अब्सोल्यूटली चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट दी गई है तो उनके बीच में जो पॉइंट P होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकालने का फार्मूला होता है वो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। ये था आपका डेरिवेशन, समझ में आ गया स्टूडेंट। ये तो हो गया पहला वाला। अब बात करते हैं इनके सेकंड वाले डेरिवेशन की बात में। ये तो रिजल्टेंट हो गई हमारी, देन द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये तो हो गया पहला कंडीशन। अब यदि हम मान लें आउटसाइड वाला दूसरा ले लें, तो उस कंडीशन में इनके बीच जो लगने वाला जो हमारा इलेक्ट्रिक थ्रस्ट होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अब देखिए मान लीजिए अगर कोई पॉइंट हमारा P यहाँ पर हो जाए, बाहर की ओर हो जाए, बाहर की ओर हो गया, चाहे इधर मान लीजिए चाहे इधर मान लीजिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 की डायरेक्शन जो है इधर की ओर हो जाएगी और E1 की डायरेक्शन किधर की ओर जाएगी, इधर की ओर हो जाएगी। भाई दोनों लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, डायरेक्शन तो आपकी चेंज होगी ना, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि E2 इधर की ओर लग रहा है और E1 जो है इधर की ओर लगेगा, क्योंकि E1 की जो नेगेटिव जो चार्ज प्लेट होती हैं उनकी ये प्रॉपर्टी थी, वो सदैव अपनी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लेकर खींच करके लाते हैं। उसी प्रकार से अगर इधर वाले पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव वाले का जो है इधर की ओर हो जाएगा और नेगेटिव वाले की डायरेक्शन इधर की ओर होगी, तब भी वही होगा। E2 इधर की ओर जाएगा और E1, क्योंकि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचती है, तो यहाँ पर भी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगी, वहां पर भी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगे। तो जब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी, दोनों के डिफरेंस के इक्वल हो जाएगी, मतलब E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो E1 का निकालेंगे तो चूंकि ये मेटल प्लेट, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, वो भी कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। मतलब कि अगर कोई भी 2 मेटल नॉन कंडक्टिंग प्लेन सरफेस अगर प्लेट दी गई है, तो उस कंडीशन में उन प्लेट्स के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो सदैव 0 आती है। कितनी कितनी आती है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है दोनों के कारण जो नेट आएगी वो मान सदैव 0 मीटर पर कूलम प्राप्त होता है। यही आपका थर्ड एप्लीकेशन था। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ये बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है और आज के बाद से आपका गॉसेस थ्योरम का पूरा चैप्टर
कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं और गॉसियन थ्योरम के जितने न्यूमेरिकल्स वो आपको न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे। और जो एक आपका बैलेंस्ड वाला होता है जिसमें कोई पार्टिकल क्या होता है किसी भी इलेक्ट्रिक रीजन में बैलेंस हो जाते हैं Q=mg, वो फार्मूले करके अब न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करवाए जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो मेरा समझ में आएगा। इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।